नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। आज लक्ष्मीकांत सीरीज़ का हमारा ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि संविधान की विशेषताओं के बारे में है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी PDF एक ही जगह मिल जाएँ। सबसे पहले संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम जानें तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में काफ़ी सारी देशों की विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं। विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद भारत का संविधान बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है। यानी संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। और भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है? भारत का संविधान लिखित प्रकार का संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसे अमेरिका का लिखित संविधान है, उसी प्रकार भारत का भी लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान का उदाहरण जो है ब्रिटेन का संविधान है। भारत के मूल संविधान में क्या था कि उसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 450 से अधिक हैं। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 2016 के आसपास का नंबर है ये। और जो 25 भाग हैं ये एग्जैक्ट है। 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। भारतीय संविधान में कुछ भागों को जोड़ा गया है और कुछ भागों को हटाया गया है। जैसे कि भाग 9 और 9 को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय संविधान जो है इतना बड़ा क्यों बनाया गया था। इसके पीछे के कुछ कारण जो थे वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ तो भौगोलिक कारण थे, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो काफ़ी बड़ा है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच में भारत का विस्तार लगभग 3000 किलोमीटर है, दोनों तरफ लगभग, ठीक है। तो इस कारण भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो काफ़ी अधिक है और भारत में विविधता भी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए भारत का संविधान जो है सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया, जिसमें कि इसकी लंबाई जो है बढ़ती गई। इसीलिए इसमें काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं, इसीलिए इसमें काफ़ी सारे भाग हैं। दूसरा ये कि संविधान जो है कानून विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया था, इस वजह से भी ये काफ़ी लंबा बना। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान था। अब तो जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान में ही शामिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था और बाकी सभी जो राज्य हैं उनका एक संविधान। यानी इतने सारे राज्यों के लिए एक संविधान बनाना तो ये काफ़ी बड़ा तो बनेगा ही, ठीक है। इसीलिए ये भारत का संविधान काफ़ी लंबा था। तो बस हमने ये कुछ शॉर्ट में जाने कि क्यों इतना बड़ा बना। उसके बाद भारत के संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि इसे विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया का मतलब क्या है कि भारत के संविधान में जो जो विशेषताएं हैं वो कई देशों से ली गई हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता तो यही, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। और संघीय ढांचा जो है हमारा संसद का वो लिया गया है ब्रिटेन से। इस प्रकार कई अन्य देश हैं जिनसे लिए गए हैं, जैसे आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो वो हम आगे डिटेल में जानेंगे जब हम संविधान संशोधन और भारत के संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि भारत के संविधान की दूसरी विशेषता क्या थी। ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत है वो है 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1935 का जो एक्ट है वो भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, ये तीसरा पॉइंट है। नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या होता है? नम्यता का मतलब होता है लचीला, जो आसानी से बदला जा सके, और अनम्यता का मतलब होता है कठोर, जो आसानी से बदला ना जा सके। तो कठोर संविधान किसे कहते हैं? कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसके बदलने के लिए या जिसे परिवर्तित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि अमेरिका में। उसके अलावा लचीला संविधान किसे कहते हैं? लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसे साधारण कानून या साधारण प्रक्रिया से बदला जा सके, जैसे कि ब्रिटेन। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? भारत जो है कठोर और लचीले संविधान के बीच की विशेषता रखता है। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको विशेष प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है
और कुछ सब प्रावधान संविधान में ऐसे हैं जिनको साधारण प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। जैसे अब नीचे की जो पॉइंट है उसमें देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 की व्यवस्था की गई, जिसमें 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। पहला ऐसा प्रावधान है जिसमें संसद जो विशेष बहुमत से पारित कर सकती है। दूसरा प्रावधान ऐसा है कि कुछ अन्य प्रावधान ऐसे हैं संविधान में जो संसद विशेष बहुमत प्लस राज्यों आधे से अधिक राज्य यानी 1/2 प्लस राज्य यानी आधे से अधिक राज्यों के बीच जब सहमति होती है तब उनको बदला जा सकता है। जैसे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों में परिवर्तन करते हों, उस प्रकार के संशोधनों को संसद से विशेष बहुमत और राज्यों की आधे से अधिक सहमति के बाद ही बदला जा सकता है। तो भारत का संविधान हम कह सकते हैं कि कठोर और लचीले दोनों के बीच के नम्यता रखता है, यानी भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रोविज़न है हमारा, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता और संघीय व्यवस्था के बारे में कुछ एक पॉइंट हम जान लेते हैं क्या होता है। एकात्मक सरकार वह होती है जिसमें केंद्र सशक्त होता है, एक संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और जिसमें आपातकाल की व्यवस्था होती है। उस संविधान को कहते हैं एकात्मक संविधान। उसके बाद संघीय संविधान किसे कहते हैं। संघीय संविधान में क्या होता है, संघीय सरकार होती है, जैसे 2 सरकारें होती हैं, इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है और लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये लक्षण जो हैं वो संघीय सरकार के लक्षण हैं। तो भारत में क्या है, भारत में ये दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें संघीय सरकार को एकात्मक सरकार में बदलने का प्रावधान है, वो भी कब, आपातकाल की व्यवस्था में। जब आपातकाल होता है तो क्या होता है कि राज्य जो है, राज्य की समस्त शक्तियाँ केंद्र में हस्तांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार भारत के संविधान को एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघीय संविधान कहा जाता है। उसके बाद जो कुछ जो इम्पोर्टेंट कथन है उनको हम देख लेते हैं क्या है। एक तो ये है कि अर्धसंघ किसने कहा है, भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है, तो ये कहा है केसी वेयर ने। ये काफ़ी बड़े राजनीतिज्ञ थे। उसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है, ये गैब्रियल ऑस्टिन ने कहा है। फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा है, ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। कई बार इनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। एक क्वेश्चन आ जाता है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है, तो ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। इस प्रकार ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए और नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो विशेषता है वो क्या है, अगली विशेषता, सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा है भारत का। भारत ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली, यानी अमेरिका में जैसी प्रणाली है अध्यक्षीय प्रणाली, उसकी बजाय भारत ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को फॉलो किया है। अब अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में अंतर क्या होता है। अध्यक्षीय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के पास समस्त शक्तियाँ जो हैं वो निहित होती हैं अध्यक्षीय प्रणाली में। और जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या होता है, संसदीय प्रणाली में जो समस्त शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के सीमित होती हैं, यानी इसको प्रधानमंत्री सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। भारत के संविधान की जो संसदीय प्रणाली है उसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता ये है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय पर आधारित है। दूसरी विशेषता क्या है, वास्तविक और कार्यकारी प्रमुखों की उपस्थिति है, यानी वास्तविक कार्य प्रमुख कौन है, वास्तविक कार्यकारी है प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का प्रमुख कौन है, वो है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो है हमारे नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं भारत के। तो इस प्रकार ये दूसरी विशेषता है। और बहुमत वाले दल की सरकार होती है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है हमारे यहाँ की। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी मंत्रिमंडल की जो जवाबदेही है वो संयुक्त रूप से संसद के प्रति होती है, ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में। उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और निचले सदन को विघटन करने की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान की संसदीय स्वरूप की एक प्रमुख विशेषता है। निचला सदन कौन सा होता है, निचला सदन केंद्र में तो होता है लोकसभा और राज्यों में होता है विधानसभा। कुछ राज्यों में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती हैं, कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है।
जिन राज्यों में केवल विधानसभा होती है उसको निचला सदन कहते हैं, और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं तो विधानसभा को निचला सदन कहते हैं। ठीक है, तो निचले सदन को विघटन करने की व्यवस्था हमारे संविधान में है और ये हमारे संविधान का संसदीय स्वरूप की एक विशेषता है। अगला जो है हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि एकीकृत न्यायालय है। एकीकृत न्यायालय का मतलब ये होता है कि भारत का संविधान एक ऐसी जुडिशरी का निर्माण करता है जो कि अपने आप में इंटीग्रेट हो। इंटीग्रेट का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा न्याय सिस्टम है, इसमें क्या है 3 प्रकार के न्यायालय हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट हैं, और सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इन तीनों में क्या है, इंटीग्रेटेड ही है, यानी इनके द्वारा जो नियम फॉलो किए जाते हैं वो एक ही प्रकार के हैं। यानी जिस प्रकार का दंड डिस्ट्रिक्ट न्यायालय देगा किसी अनुच्छेद के तहत, उसी प्रकार से उन्हीं अनुच्छेदों को हाई कोर्ट फॉलो करेगा या उन्हीं आईपीसी को हाई कोर्ट फॉलो करेगा, और उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस न्याय प्रणाली में सर्वोच्च स्थान रखता है, और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है, इसलिए इसको मूल अधिकारों का गारंटी देने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी गारंटी कौन देता है या उनकी रक्षा कौन करता है, तो उनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके बाद मौलिक अधिकार एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है हमारे संविधान का, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हैं, और ये तीसरे भाग में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो एक एक मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल ये जान लेते हैं कि ये प्रावधान भारत के संविधान के तीसरे भाग में है। उसके बाद संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक स्वतंत्रता। संसदीय संप्रभुता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी संसद जो है वो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब ये होता है कि हमारी संसद किसी भी कानून को बनाने में सक्षम है, भारत से जुड़े हुए, भारत के बाह्य देशों से संबंध और भारत के आंतरिक संबंधों के बारे में कोई भी कानून बनाने के लिए भारतीय संसद संप्रभु है, वह किसी भी देश के दबाव में काम नहीं करेगी। ये प्रावधान हमारे संविधान में है। उसके बाद न्यायिक स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले भारत में सब जगह लागू होंगे। दूसरी बात ये कि आज़ादी से पहले क्या होता था कि न्यायिक स्वतंत्रता का जो अपीलीय अधिकार था वो प्रीवी काउंसिल यानी ब्रिटिश कोर्ट को भी था, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान ने ऐसा प्रावधान किया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में उच्चतम न्यायालय होगा और इसके ही फैसलों को न्यायिक माना जाएगा। ठीक है, यानी कानूनों को, और सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को एक अधिकार यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है, अगर वह मूल अधिकारों का हनन करने वाले हों या संविधान के मौलिक संरचना को प्रभावित करने वाले हों। जैसे NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया था। NJAC किया था, नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी काउंसिल, यानी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया गया था, नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, उसको नलीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अगला जो प्रोविज़न है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो संविधान के चौथे भाग में हैं, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। DPSP भी इनको कहा जाता है शॉर्ट में, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं थे, इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है मौलिक अधिकार, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो हैं वो 11 हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता करता है या व्यवस्था करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब राज्य जो है यानी भारत का संविधान जो है, भारत के सरकार का कोई धर्म नहीं है होता है, ये ऐसा प्रोविज़न करता है। इस शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, भारत
का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत सभी धर्मों के प्रति समान भाव का विचार रखता है। यानी भारत की सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देगी। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रोविज़न है वो क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह मताधिकार होता है जिसमें व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार पा लेता है। यानी उसको बिना किसी भेदभाव के वोट डालने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे भेदभाव किस आधार पर किया जा सकता है? धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, इस प्रकार के भेदभाव को ये प्रतिबंधित करता है। यानी भारत का जो संविधान है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को फॉलो करता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं कि भारत के संविधान में क्या है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इस प्रकार के विभिन्न अनुच्छेद जो हैं वो पहले से ही धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हैं। जैसे आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, यानी उसको कानून की समक्ष समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 15 में क्या लिखा है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे सार्वजनिक सेवाओं में, यानी उनको धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के कई अन्य प्रोविज़न भी हैं, उनको धर्मनिरपेक्षता से संबंधित माना जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान ने एक ऐसी विशेषता बनाई कि भारत की जो है एकल नागरिकता होगी, यानी भारत में राज्यों की अलग नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में सिर्फ एक ही नागरिकता है, जबकि अमेरिका के संविधान में क्या है, वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों की नागरिकता अलग प्रकार होती है और केंद्र की नागरिकता जो है वो अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, केवल एक ही नागरिकता है जिसका नाम है भारतीय नागरिकता, यानी इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रोविज़न है कि कुछ स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, जैसे निर्वाचन आयोग जो कि संसद और विधानसभा का चुनाव करवाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जिसको हम कैग भी कहते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है कि पब्लिक का जो फंड है उसकी संरक्षा करना, यानी सुरक्षा करना। संरक्षा का मतलब होता है देखभाल करना और उसकी निगरानी करना। उसके बाद लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, और राज्य लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति की गई जो राज्य में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। तो ये विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र निकाय हैं, यानी ये ऑटोनोमस निकाय हैं, इन पर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगला जो प्रोविज़न है वो हमारा ये है कि आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं भारत में। आपातकाल के प्रावधान को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है राष्ट्रीय, फिर राजकीय यानी राज्य आपातकाल, उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और राज्य में जो आपातकाल लगता है जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वह लगाया जाता है अनुच्छेद 60 के द्वारा। ठीक है, तो ये इनके अनुच्छेद हैं। अगला जो प्रोविज़न है अगला जो प्रोविज़न है वो ये है कि त्रयस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। हालांकि मूल संविधान में केवल 2 स्तरीय सरकार थी, केंद्र और राज्य सरकार। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह है कि 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को जोड़ा गया था। यानी 73वें संविधान संशोधन से कौन जोड़े गए थे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिनको हम PRIs कहते हैं। और 74वें संविधान संशोधन से कौन से निकाय जोड़े गए थे? 74वें संविधान संशोधन से जो निकाय जोड़े गए थे उनको हम अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं, यानी नगर पालिका कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, इनको जोड़ा गया था 1992 में। 77वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया था? इसमें भाग 9 और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि पंचायती राज से संबंधित थी। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था? इसमें भाग 9 का जोड़ा गया था और जो कि 12वीं अनुसूची से संबंधित था, और इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या थीं। ब्रीफ में हमने इनको जाना। अब आप लक्ष्मीकांत बुक से इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए रेडी हो जाएं।
और अगर PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।